कि जिस नज़रिए से भारत के लोग पाकिस्तान को देखते हैं, उसी नज़रिए से यही भारत के लोग बिहार को भी देखते हैं। हमारा बिहार एक भयावह गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अराजकता में खड़ा है, तभी तो इसे भारत का सबसे गरीब राज्य कहा जाता है। तो यहाँ इलेक्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन और नौकरियों के नाम पर नहीं बल्कि जात और धर्म के नाम पर जीते जाते रहे हैं। क्योंकि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट आज भी हमसे बहुत आगे है, और केवल जीडीपी में ही नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम में भी। खराब से याद आया कि हमारे बिहार में जो सबसे खराब चीज़ है, जो सबसे घटिया चीज़ है, वो है यहाँ का एजुकेशन। आप खुद सोच के देखो ना कि कितना बेकार है यहाँ का पढ़ाई लिखाई। ना सही से स्कूल है, ना सही से कॉलेज है, और ना ही सही से पढ़ाई हो रहा है उसमें। और अगर बिहार सच में इतना डेवलप ही कर रहा है तो क्यों ज़्यादातर बिहारी लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्टेट या फिर दूसरे जगह जाना पड़ता है कमाने? क्यों नहीं उन्हें अपने ही बिहार में रोजगार मिलता है? अगर मैं अपने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की बात बताऊँ तो उसमें टीचर लोगों को बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो यही होता है कि भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई, हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का खजाना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बिहार, जहाँ कभी नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें दुनिया भर से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, वो बिहार जिस पर कभी चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति और अशोक द ग्रेट जैसे सम्राट ने जन्म लिया, और जो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन का सेंटर है, वो बिहार अब अपने ग्लोरी में नहीं रहा। यानी कि अब ये बिहार गौरवशाली नहीं रहा, इसे अब अच्छा नहीं समझा जाता है। जो मान सम्मान, जो इज्जत प्रतिष्ठा तमिलनाडु और केरल जैसे स्टेट को मिलते हैं, वो मान सम्मान बिहार को नहीं मिलता है। क्योंकि जिस नज़रिए से भारत के लोग पाकिस्तान को देखते हैं, उसी नज़रिए से यही भारत के लोग बिहार को भी देखते हैं और इसे एक पुअर और पिछड़ा हुआ राज्य बताते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बिहार एक भयावह गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अराजकता में खड़ा है। ये बात कड़वा है मगर सच है। अब देखो, ईमानदारी से कहे तो बिहार गरीब इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोगों के अंदर पोटेंशियल और टैलेंट की कमी है, बल्कि बिहार इसलिए गरीब है क्योंकि इसे जानबूझकर सालों से फंसाया गया है। किसमें फंसाया गया है? तो जाति आधारित राजनीति, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अशिक्षित, इलिटरेट और भ्रष्ट नेतृत्व, करप्ट लीडरशिप और कंप्लीट लैक ऑफ विजनरी गवर्नेंस के दुष्चक्र में फंसाया गया। तभी तो इसे भारत का सबसे गरीब राज्य कहा जाता है। क्योंकि दशकों से यहाँ इलेक्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन और नौकरियों के नाम पर नहीं बल्कि जात और धर्म के नाम पर जीते जाते रहे हैं। वोट बैंक, जाति जनगणना, स्प्रेडशीट की तरह बटे रहे हैं, और बदले में बिहार को टूटे वादे, अराजकता और पिछड़ेपन वाली व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं मिला। और एक और सवाल, हमारे बिहार का नेतृत्व कौन करता है? तो ऐसे नेता जो मुश्किल से पढ़ लिख पाते हैं, जो जातिगत गौरव की राजनीति के जरिए सत्ता में आते हैं और समाज को बांटकर सत्ता में बने रहते हैं, ऐसे ही अनपढ़ गंवार नेता हमारे बिहार का नेतृत्व करता है तो वहीं कुछ करने की सोचते हैं। याद है ना आपको लालू यादव, जो साल 1990 से 1997 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? ये साफ और नए कपड़े पहनकर और अपने हाथों में किताब लेकर भैंस चराने चले जाते थे। लेकिन किसको पता था कि यही एक दिन बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे? अरे लोगों को तो छोड़ ही दो, बेचारे उन भैंसों को भी नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन हमारा सारा चारा खा जाएगा। तो इसके जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे नेता हमारे बिहार का नेतृत्व किए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, तभी तो बिहार को सबसे गरीब राज्य बोला जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे बिहार के नेता इतने अनपढ़ हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि हाल ही में 14 मार्च को जो हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया, उस दिन लालू जी के बेटे तेज प्रताप एक पुलिस वाले से कहते हैं, सिपाही एक गाना बजाएंगे, तुमको ठुमका लगाना पड़ेगा, नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। मतलब वो पुलिस ऑफिसर जो दिन रात पढ़ाई करके और अपने बलबूते पर पुलिस बना, उसको तेज प्रताप यादव जो अपने बाबूजी के बलबूते पर नेतागिरी में उतरे, वो बोल रहे हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा ना मानो, होली है। मतलब होली के नाम पर फुहड़ता, मतलब कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ नेताओं के कहने पर ठुमका लगाएंगे, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर मैं यही बोलूँगा कि जिस राज्य में, जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं होगी, उनको ठुमका लगाना पड़ेगा। और जो कम पढ़े लिखे हैं और अपने बाबूजी के बलबूते पर राजनीति में आए हैं, वो सोफा पर बैठकर नेतागिरी करेंगे, तो वैसे देश और राज्य का कुछ नहीं होगा। और बिहार को वैसे दबंग नेताओं की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज बिहार डिजर्व बेटर, इट्स यूथ डिजर्व बेटर। सो स्टे विथ अस बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सपोज द हार्ड ट्रूथ। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए बिहार के एंशियंट ग्लोरी के बारे में समझते हैं कि एंशियंट टाइम पर हमारा बिहार कैसे था। तो देखिए, ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का खजाना है, जिसने न सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन को आकार दिया बल्कि दुनिया पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। क्योंकि आज के इस मॉडर्न एज से पहले बिहार शिक्षा, राजनीति, शक्ति और आध्यात्मिक जागृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था।
जिसमें बात अगर शिक्षा की जाए तो शिक्षा यानी कि लर्निंग के लिए बिहार के पास खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी था। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता फर्स्ट के शासनकाल यानी कि रूलिंग के दौरान हुआ था। हालांकि बिहार नालंदा के एस्टेब्लिशमेंट के पहले से ही शिक्षा का एक जाना माना केंद्र था और ये प्रेजेंट डे में बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड था। इसके ज्ञान का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं, ये पूरे एशिया, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया से बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। यानी कि बड़े बड़े देशों से लोग आया करते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, जिसमें एक फेमस चाइनीज़ ट्रेवलर जोजांग ने 7th सेंचुरी में आकर नालंदा में पढ़ाई भी किए थे और पढ़ाने का काम भी किए थे। और इन्होंने ही नालंदा के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का डिटेल डॉक्यूमेंट्री दिया था, जिससे दुनिया को इसके महानता के बारे में जानने में मदद मिली। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल का जो पढ़ाई लिखाई है वो केवल डिग्री और सर्टिफिकेशन तक ही लिमिटेड है, लेकिन नालंदा ऐसा नहीं था, बल्कि वो इसके विपरीत बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इवन वैदिक लिटरेचर में प्रोफाउंड नॉलेज प्रोवाइड करता था। क्योंकि जो इसका लाइब्रेरी था वो बहुत बड़ा था, जिसे धर्मगंजा कहा जाता था, जिसमें मिलियंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट था। लेकिन 12वीं सेंचुरी में नालंदा को टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें इस दुखद घटना ने न केवल इंडियन एजुकेशन के ग्लोरियस चैप्टर को खत्म कर दिया, बल्कि ग्लोबल नॉलेज को भी भारी नुकसान हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया तो इसमें इतनी किताबें थी कि ये महीनों तक जलता रहा। अब चलिए इसके पॉलिटिकल पावर को समझते हैं जो मगध एम्पायर से था। तो यहाँ पर ये जो मगध नाम है ये एंशियंट टाइम में हमारे बिहार को कहा जाता था, जिसकी राजधानी शुरू में राजगिरी था, जिससे अब राजगीर के नाम से जाना जाता है, और बाद में पाटलिपुत्र हुआ, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये इंडियन हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट एम्पायर के सत्ता का केंद्र था, जिसमें अगर अर्ली डायनेस्टी की बात की जाए तो इसमें 6th सेंचुरी BC में हर्यंका डायनेस्टी जो बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था, जो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, इन्होंने ही मैरिज अलायंस और डिप्लोमेसी के थ्रू मगध को एक्सपेंड किया। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर मगध की पकड़ को स्ट्रॉन्ग किया। फिर हुआ नंदा डायनेस्टी, जो अर्लीस्ट एम्पायर था, जो एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाला था। अब चलिए 322-185 BC के मौर्य एम्पायर के बारे में समझते हैं। मौर्य साम्राज्य जो था वो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें मोस्ट फेमस मौर्य सम्राट अशोक द ग्रेट ने पाटलिपुत्र से शासन किया। लेकिन एक भयंकर कलिंगा वार के बाद अशोक द ग्रेट ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसकी टीचिंग को पूरे एशिया में फैलाया। इसके बाद 4th से 6th सेंचुरी में हुआ गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता साम्राज्य में ही भारत को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज के रूप में रेफर किया गया, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ही साइंस, लिटरेचर, आर्ट और मैथमेटिक्स में मैसिव डेवलपमेंट हुआ। और आर्यभट्ट जैसे स्कॉलर्स जिन्होंने शून्य यानी कि जीरो और हेलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, वो बिहार से ही थे। यानी कि कुल मिलाकर मगध के शासन के दौरान बिहार अर्बनाइजेशन, ट्रेड, आर्ट और आर्किटेक्चर का हब बन गया। भव्य स्तूप, पत्थर के स्तंभ और महल बनाए गए, जिनमें से कई आज भी नालंदा और वैशाली जैसी जगहों पर खड़े हैं। और केवल इतना ही नहीं, बिहार 2 महान धर्मों का जन्म स्थान है, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। जिसमें अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इसकी शुरुआत ही होती है सिद्धार्थ गौतम से, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, और इन्होंने बिहार के बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि इनका पहला उपदेश सारनाथ यूपी में था, लेकिन बिहार इनका आध्यात्मिक घर था, क्योंकि राजगीर और नालंदा बुद्ध के लिए अक्सर रुकने के स्थान थे। और बाद में ये बौद्ध शिक्षा और वाद विवाद का केंद्र बन गया। इसमें अशोक की भी भूमिका रही, और वो ये रही कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया और श्रीलंका, म्यांमार और मिडिल एशिया तक अपने धर्म प्रचारक भेजे, जिसमें बिहार विश्व धर्म का शुभारंभ स्थल बन गया। दूसरा जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, जिसकी बात की जाए तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी का जन्म 599 BC में बिहार के वैशाली में हुआ था, और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिहार में बिताया, जहाँ इन्होंने अहिंसा, सत्य और त्याग का संदेश फैलाया, जिसके कारण राजगीर, पावापुरी और वैशाली आज भी महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया, ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसके विश्वविद्यालय, दर्शन और धार्मिक शिक्षाएं दुनिया भर में फैली हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव तो तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और इससे भी आगे तक फैला। साथ ही नालंदा के स्टूडेंट में मॉन्क्स और स्कॉलर्स शामिल थे, जिन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को पूरे एशिया में फैलाया। और यही नहीं, बिहार से प्राप्त जीरो, डेसिमल सिस्टम, सर्जरी और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट ने ग्लोबल साइंस और मैथमेटिक्स को जबरदस्त इन्फ्लुएंस किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मॉडर्न बिहार यानी कि ये आधुनिक बिहार आज भले ही डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक विरासत बेजोड़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम कैसे बोल सकते हो कि बिहार डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जबकि हमारा बिहार तो डेवलप कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा कि देखो, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और अगर बिहार सच में इतना डेवलप ही कर रहा है, तो क्यों ज़्यादातर बिहारी लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्टेट या फिर दूसरे जगह जाना पड़ता है कमाने? क्यों नहीं उन्हें अपने ही बिहार में रोजगार मिलता है?
तो इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, और वो ये है कि बिहार में अभी भी प्रॉपर इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को दूसरे स्टेट या फिर दूसरे जगह जाकर पैसे कमाने पड़ते हैं, क्योंकि बिहार में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो कि बिहार में 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी 13.9% है, जो नेशनल लेवल 10% से भी अधिक है। साथ ही पॉवर्टी रेट के मामले में भी बिहार कभी सबसे आगे आया करता था, क्योंकि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2021 के आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एक्सपीरियंस करने वाली पॉपुलेशन का हाईएस्ट प्रपोर्शन बिहार में है। और नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 के अकॉर्डिंग भारत में बिहार में गरीबी दर यानी कि पॉवर्टी रेट सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी 52% से अधिक आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के रूप में क्लासिफाइड है। हालांकि अभी के समय में ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी बिहार में गरीबी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बिहार में गरीबी ज़्यादा ही है। इसका रीज़न ये है कि कई सारे लोग कम प्रोडक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी है, लो लिटरेसी और स्किल लेवल है, और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम है, जिसके कारण बिहार पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है। अब बिहार के हालात को सही से समझने के लिए इसके GDP और पर कैपिटा इनकम को भी देखा जा सकता है, क्योंकि GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी रीजन में प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज के टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ के ओवरऑल आइडिया देता है। तो इसमें अगर अपने बिहार की बात की जाए तो साल 2023-24 में बिहार का GDP करंट प्राइसेस पर 8.54 लाख करोड़ है, जो इसे ओवरऑल GDP के मामले में लोअर रैंकिंग स्टेट में रखता है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट आज भी हमसे बहुत आगे है, और केवल GDP में ही नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम में भी, क्योंकि 2023-24 में करंट प्राइसेस पर बिहार के पर कैपिटा इनकम 66,000 एस्टिमेटेड है, जबकि महाराष्ट्र का 3 लाख और केरल और तमिलनाडु का 2 लाख तक है। यानी कि बिहार पर कैपिटा इनकम के मामले में भी बहुत पीछे है। इसलिए बिहार को सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। इसकी GDP ग्रोथ इसके लोगों के लिए रियल डेवलपमेंट में नहीं बदल रही है। ये गहरी गरीबी और बहुत कम पर कैपिटा इनकम से जूझ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और पुअर लेबर पार्टिसिपेशन आगे की सिनेरियो को और ख़राब कर रही है। ख़राब से याद आया कि हमारे बिहार में जो सबसे ख़राब चीज़ है, जो सबसे घटिया चीज़ है, वो है यहाँ का एजुकेशन। आप खुद सोच के देखो ना कि कितना बेकार है यहाँ का पढ़ाई लिखाई। ना सही से स्कूल है, ना सही से कॉलेज है, और ना ही सही से पढ़ाई हो रहा है उसमें। कुल मिलाकर बिहार के एजुकेशन सिस्टम बजट में इंक्रीज के बावजूद भी लो अटेंडेंस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज और क्वालिटी एजुकेशन के बजाय रटने पर जोर के कारण बद से बदतर होते जा रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल की तो बात ही मत पूछो, यहाँ पर तो अटेंडेंस रेट बहुत ही लो है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल में केवल 20% स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं। और अगर मैं अपने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की बात बताऊँ तो उसमें टीचर लोगों को बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो यही होता है कि भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई, हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल का यही हाल है। आप खुद अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल को देख सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरल, जो भर भर के अपने एजुकेशन पर पैसे खर्च करता है, तभी तो वहाँ के ज़्यादातर लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन बिहार का ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, ठीक से हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। तभी तो कुछ लोग आकर सोशल मीडिया पर बोलने लगते हैं कि बिहार के लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट है। अब ये सब सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन फिर यही सोच आता है कि कितना भी आंखें बंद करके सच्चाई छुपाई जाए, उसको देखने की कोशिश ना की जाए, तो इससे सच्चाई बदल नहीं जाती है, बल्कि वो सच सच ही रहता है। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, खासकर यहाँ के यूथ को, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एजुकेशन एक्वायर करने पर फोकस करें, तभी जाकर बिहार बदल सकता है। ना कि भर पेट खाकर दिन भर क्रिकेट मैच देखने और अपना कार और मोटरसाइकिल लेकर दोस्तों के साथ घूमने में। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।